नमस्कार दोस्तों, मैं लालजी कुमार आपके अपने चैनल जेनेक्स एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स देखे थे, उसके बाद जो है हम लोग देखे थे व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, और उसके अलावा हम लोग जो उसके बाद समझने का कोशिश किए थे वो समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था को पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था। ठीक है, आगे जो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो नेशनल इनकम का चैप्टर है, राष्ट्रीय आय। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से चैप्टर को समझिए और इस संदर्भ में आपका जो भी क्वेरी हो, अगर किसी चीज को आप और जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और उसके लिए आप उसके बाद हम लोग उसके आधार पे और भी जो सहायता होगा वो उपलब्ध करवाएंगे। फिलहाल हम लोग राष्ट्रीय आय पे आते हैं। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या होता है? तो किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, मानो ये कोई देश है, उसका भौगोलिक सीमा ये है, तो उस देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत समस्त वस्तुओं, ठीक है, एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो मानिए कोई भी देश हो, उसके सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का एक वर्ष के भीतर, ये याद रखिएगा कि एक वर्ष के भीतर किसी भी देश में, ठीक है, एक वर्ष के भीतर किसी भी देश में समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के समस्त उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जो है राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये जो सेवा और वस्तु का उत्पादन जो है पूरे वर्ष के दौरान जो होगा, उसी का जो है मौद्रिक मूल्य जब निकाला जाएगा तो उसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय में देखिए, जैसे कोई वस्तु, मानो अनाज हो गया, सीमेंट हो गया, उसके बाद कोयला हो गया, या और भी चीजें जो औद्योगिक रूप से या किसी अन्य तरीके से कृषि रूप से जो वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसको हम लोग रखते हैं। और सेवा में जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पेशेवर, कंप्यूटर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर, इन सब के द्वारा जो हम धन कमाते हैं उसके मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो कभी भी आपको अगर पूछे कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे किसी भी देश का राष्ट्रीय आय वह आय होता है जो किसी एक वर्ष के भीतर उस देश में या उस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। यही मौद्रिक मूल्य जो है राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, एक वर्ष के भीतर सेवाओं और वस्तुओं के समस्त उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं के समस्त मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के आकलन के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के आकलन का पहला प्रयास अगर कभी भी कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में 20 रुपये आकलित किया गया था। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के आकलन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है, और आगे भी बहुत ज्यादा संभावना है कि ये पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा जो पूछा जाता है, प्रथम वैज्ञानिक प्रयास राष्ट्रीय आय के आकलन का किसने किया, तो 1931-32 में BKRV राव थे। इन्होंने राष्ट्रीय आय के आकलन का वैज्ञानिक प्रयास किया। ठीक है, लेकिन इनकी विधि भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो सकी थी। ये 49 रुपये राष्ट्रीय आय को माने थे। ठीक है, 49 रुपये जो है प्रति व्यक्ति आय को ये माने थे कि उस समय 49 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, उसके बाद जो है आगे देखते हैं कि 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। जब देश आजाद हुआ तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा एक प्रयास किया गया कि 1949 में
कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाए, नेशनल इनकम कमेटी, और उसके माध्यम से राष्ट्रीय आय के संदर्भ में प्रयास किया जाए आकलन का। तो पीसी महालनोबिस, इसका नाम आप लोग बहुत सुने होंगे पंचवर्षीय योजना में, इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। राष्ट्रीय आय में जो हम बोले कि एक वर्ष में उत्पादित सेवा एवं वस्तुओं, तो उस वर्ष को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वर्ष की अवधि को माना जाता है। इसी दौरान जो उसी के डाटा का प्रयोग किया जाता है, जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को जो है माना जाता है कि ये राष्ट्रीय आय है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आय के आकलन का CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको याद रखिएगा। इसका गठन जो हुआ है ये 2 मई 1951 को हुआ था। ये सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत गठित किया गया था, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो CSO के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। इसी से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन गठित किया गया था, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसको जो है राष्ट्रीय प्रतिदल सर्वेक्षण संस्थान भी कहा जाता है। ये 1950 में गठित किया था। तो ये क्या करते हैं, ये सभी जगह से आंकड़े एकत्रित करते हैं, जिसके माध्यम से जो है सैंपल सर्वे जो है देश के विभिन्न भागों से, विभिन्न सेक्टर से आंकड़े एकत्रित करते हैं और ये CSO को सहयोग करते हैं ताकि राष्ट्रीय आय का सही आकलन हो सके, ठीक है। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार आई है वो 23 मई 2019 को CSO और NSSO का विलय कर दिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वर्ष जो है CSO और NSSO का विलय कर दिया गया। तो ये 23 मई 2019 को CSO और NSSO का विलय कर दिया गया। एक क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, राष्ट्रीय आय लेखांकन, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कौन है, तो साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये जो आप लोगों का ये राष्ट्रीय आय के संदर्भ में एक प्रारंभिक जानकारी थी। आगे हम लोग और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय की गणना किन आधारों पर की जाती है। तो सामान्यतः राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की गणना 2 आधारों पर की जाती है। आप लोग इकोनॉमिक्स का जब बुक पढ़ते होंगे तो बहुत बार आप देखते होंगे कि मार्केट कॉस्ट पर या फिर फैक्टर कॉस्ट पर, साधन लागत या बाजार लागत पर, ये सब चीजें आप लोगों के लिए कॉमन चीज होगा कि आप सुनते होंगे और कई बार ये सही से समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट को एक चीज से समझिए कि अगर आप कोई फैक्ट्री बना रहे हैं या कोई चीज फैक्ट्री में बना रहे हैं या कोई चीज का निर्माण कर रहे हैं, तो उस पर जो भी लागत लगता है उसको हम लोग साधन लागत कहते हैं, ठीक है। तो मूलतः निवेश की गई लागत होती है कि आप जितना पैसा लगा रहे हैं, जितना पूंजी लगा रहे हैं, ये पूंजी लागत हो गया। ऋण पर अगर कोई ऋण ले रहे हैं तो ऋण पर ब्याज भी दे रहे हैं तो वो लागत है। अगर कच्चा माल आप खरीद रहे हैं तो वो लागत है। श्रम लागत है, किराया लागत है, मतलब जो भी चीज आप बनाने में यूज कर रहे हैं उसको हम लोग साधन लागत के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो लागत, जो साधन लागत में अनुदान को शामिल किया जाता है। मानिए सरकार कुछ अनुदान दिया है तो फैक्टर कॉस्ट और साधन लागत में उस अनुदान को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार को भुगतान किया गया कर शामिल नहीं किया जाता है। तो शुरुआती दौर में फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत में ये दोनों फैक्ट आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि फैक्टर कॉस्ट में क्या शामिल किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। तो अनुदान को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार को जो भुगतान किया गया कर है उसको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मार्केट कॉस्ट या बाजार लागत पर। तो उपभोक्ता, अगर मानिए आप एक उपभोक्ता हैं और वस्तु कोई खरीद रहे हैं या कोई सेवा ले रहे हैं, तो उसके समय जो आप खरीदने वाले या सेवा प्रदाता को या विक्रेता को जो भी आप अदा कर रहे हैं, जो जितना चीज में आप खरीद रहे हैं उसको हम लोग मार्केट कॉस्ट या बाजार लागत कहते हैं, ठीक है। इसको कैसे निकाला जाता है,
साधन लागत पर सबसे पहले अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिया जाता है। अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी आ गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या राज्य उत्पाद शुल्क या अन्य तरह के कर जो अप्रत्यक्ष कर है, जो आपको कोई सामान खरीदते वक्त चुकाना पड़ता है, उसको हम लोग जोड़ देते हैं, जबकि इसमें से अनुदान को घटा देते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट प्राइस निकल जाता है या मार्केट कॉस्ट निकल जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, कर को जोड़ देते हैं साधन लागत के साथ और अनुदान को घटा देते हैं, जबकि साधन लागत में भुगतान किया गया कर को शामिल नहीं किया जाता है और अनुदान को शामिल किया जाता है। तो ये दोनों चीज जो है हम लोगों को याद रखना चाहिए कि कैसे फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है किसी वस्तु का प्राइस या लागत, और उसी तरह से बाजार लागत क्या होता है, आगे हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना जो चालू कीमत पर और स्थिर कीमत पे होती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो चालू कीमत करेंट प्राइस, स्थिर कीमत कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले मानिए कि कोई भी चीज आजकल किसी का भी इनकम या जो भी एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, चालू कीमत पर क्या होगा, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के समस्त नागरिकों, ठीक है, समस्त नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। कीमत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो मानिए कि अभी 2022 चल रहा है, 2022, तो 2022 में जितना भी खाद्यान्न उत्पन्न हुआ भारत में, उसके बाद जितना भी औद्योगिक उत्पाद है, ठीक है, औद्योगिक उत्पाद है, सेवा है, अन्य चीजें जो 2022 में भारत के नागरिकों द्वारा उत्पादित किया गया, 2022 में उसका मौद्रिक मूल्य क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक वर्ष के भीतर देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, उसी वर्ष के मौद्रिक मूल्य को जो है चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब कि अगर इसको 2022 पे निकालेंगे तो इसको चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कहेंगे। इसी को हम लोग बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। ठीक है, बाजार मूल्य पर ऐसे पूछ देते हैं बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय क्या है, तो चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय को बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब देखिए, यहाँ तो ठीक है कि लोग नॉर्मली पूछेगा बाजार मूल्य पे क्या है, तो जो अभी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है उसको हम लोग चालू मूल्य पर या बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहेंगे। स्थिर कांस्टेंट जो है उस पे क्या है, तो सबसे पहले हम किसी चीज को सुस्पष्ट रूप से मापने के लिए कि हम कितना वृद्धि कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस तरह का विकास हुआ है, हम एक बेस ईयर लेते हैं। ठीक है, बेस ईयर लेते हैं। जैसे कि अभी हमारा बेस ईयर है 2011-12। ठीक है, 2011-12, तो ये हमारा आधार वर्ष है। 2015 में इसको बदला गया था प्रणब सेन कमेटी की अनुशंसा से, तो इसको भी याद रखना है। 2011-12 हम लोग का बेस ईयर है। तो इतना जो हम लोग 2022 में इसका मौद्रिक मूल्य नाप रहे हैं, तो इसी का मौद्रिक मूल्य हम 2011-12 में नापेंगे कि अगर 2011-12 में यही वस्तु को बाजार मूल्य पे कि 2011 के मूल्य से नापा जाता, तो ये जो है वही कहलाता है स्थिर कीमत पर जो है राष्ट्रीय आय। सिंपल तरीके से समझिए कि अगर आप 10 किलो गेहूं उपजाते हैं, ठीक है, किसान हैं, 10 किलो गेहूं उपजाते हैं, ठीक है, और आज के डेट में 2022 में इसका मान रहेगा, मान लो कि 35 रुपए किलो गेहूं है तो 350 रुपया हुआ। ठीक है, इसका मान,
और वही 2011-12 में मानो 22 रुपये है तो 220 रुपया हुआ। तो ये जो 220 रुपया होगा 11-12 के कीमतों के अनुसार। तो अगर पूछे कि आपका स्थिर कीमत पे क्या है, तो गेहूं 2011-12 में 10 किलो गेहूं का 220 रुपया था, तो उसका जो राष्ट्रीय आय है, ये बड़े लेवल पे है, बस एक एग्जाम्पल है, वो 220 रुपया हो जाएगा अगर ये माने, और इसका 350 रुपया हो जाएगा। तो देखिए इसको स्थिर वर्ष के सापेक्ष मापा जाता है कि किसी वस्तु और सेवा का उस वर्ष में क्या होता, और ये जो है चालू ईयर में मापा जाता है। तो यही मानिए कि आपका जो सही किसी भी अर्थव्यवस्था का अगर सही रूप से सूचक होता है तो वो होता है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय, जो होता है अर्थव्यवस्था की सही दशा दिशा बताता है। मानिए अभी 2022 में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, बहुत ज्यादा जो है मूल्य बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा कि यहाँ जो है उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा। मानिए कि इसका दाम हो जाएगा 550 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये तो इन्फ्लेशन से मुक्त रहेगा ना, ये वाला में कोई मुद्रास्फीति या अन्य तरह का उतार चढ़ाव नहीं होगा बेस ईयर में, क्योंकि ये एक माना गया है कि इस ईयर में जो जो प्राइस था उसी को हम लोग, तो इससे ये बचा रहता है। इसीलिए जो है आधार वर्ष पर जो मापा जाता है राष्ट्रीय आय, उसी को हम लोग स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं, और जो चालू वर्ष में मापा जाता है उसको हम लोग चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। नरेंद्र मोदी का सरकार आया था तब 2014 में 2004-5 पर राष्ट्रीय आय मापा जाता था, लेकिन इन्होंने एक कमेटी की गठन किया, प्रणब सेन कमेटी, और इन्हीं की अनुशंसा पे राष्ट्रीय आय का जो है आकलन 2011-12 के आधार पर किया जाने लगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय क्या है और स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय क्या है, अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से देखिए, बताइए। इसके बाद हम लोग जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, एनडीपी, ये सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम लोग इस चैप्टर का सबसे जो मतलब समझने में सभी को दिक्कत होता है, उसको हम लोग आज बहुत ही इजी वे में समझने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो बहुत दिनों से जीडीपी, जीएनपी या एनएनपी, एनडीपी के संदर्भ में कोई भी डाउट हो तो उसको हम लोग आज क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जीडीपी देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में सबसे पहले यहाँ एक चीज समझिए कि कोई भी देश का एक भौगोलिक सीमा होता है, ठीक है, कोई भी देश का एक भौगोलिक सीमा, आप समझिए कि ये एक भौगोलिक सीमा है, मानिए ये इंडिया का भौगोलिक सीमा है, ठीक है, ये इंडिया का भौगोलिक सीमा है। उसके बाद इस देश में दो तरह के लोग रहेंगे, जैसे कि आप देखते होंगे विदेशी भी रहते हैं, नागरिक तो यहाँ खैर रहेंगे ही रहेंगे, कुछ हद तक विदेशी रहते हैं, बाहरी लोग जो आकर यहाँ काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, ये सारे चीजें होते हैं। तो दूसरा चीज हम लोग को याद रखना है, एक वित्तीय वर्ष की अवधि, एक वित्तीय वर्ष की अवधि, याद रखिएगा, ये एक वित्तीय वर्ष की अवधि में किसी देश की घरेलू सीमा, ये किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर, किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है, दो चीज लिखे। तीसरा चीज निवासी एवं गैर निवासी, गैर निवासी, ठीक है, उत्पादक इकाइयों, उत्पादक इकाइयों, ठीक है, के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ जो है
दो चीज है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू मतलब जितना भी घर में एक तरह से माना गया, घरेलू का यहाँ कॉन्सेप्ट है भौगोलिक सीमा के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर, यानी इंडिया में जो वित्तीय वर्ष चलता है, ठीक है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च मान लीजिए, एक वित्तीय वर्ष के अंदर किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है, किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है, उसके बाद निवासी एवं गैर निवासी, मतलब कोई भी रहे, देश का नागरिक रहे, गैर नागरिक रहे, उत्पादक इकाइयों। तो आप देखते हैं कि निवासी गैर निवासी उत्पादक इकाई क्या होता है। जैसे कि नोएडा में सैमसंग का मोबाइल प्लांट लगा, तो क्या हुआ, किसी विदेशी कंपनी द्वारा लगाया गया है, तो ये क्या होगा, गैर निवासी उत्पादक इकाई। या कोई स्टील प्लांट लगाया या किसी तरह का अन्य चीज लगाया जो विदेशियों द्वारा संचालित है और विदेशियों के द्वारा जो है यहाँ पे लगाया गया है, इन्वेस्ट किया गया है। उसके बाद जो कुछ ऐसे लोग होंगे जैसे टाटा स्टील हो गया, बिरला का हो गया, एल्युमिनियम कंपनी या और तरह के भी उत्पाद है जो कि औद्योगिक घराने यहाँ वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं। तो ये जो है इस दोनों के मौद्रिक मूल्य को, चाहे वो निवासी के द्वारा हो चाहे गैर निवासी के द्वारा हो, मौद्रिक मूल्य को, वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी कहेंगे। तो आपसे अगर पूछे कि जीडीपी क्या होता है, तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि किसी भी एक वर्ष के भीतर, एक वर्ष की सीमा के भीतर किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर निवासी एवं गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जो है हम लोग जीडीपी कहते हैं। यहाँ एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे घरेलू सीमा का एक कॉन्सेप्ट है। जो घरेलू सीमा होता है, तो घरेलू सीमा में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग इसलिए याद रखिए कि कई बार, एक बार आईएएस में पूछ चुका था, आगे भी आपको जानना जरूरी है। किसी भी देश की घरेलू सीमा का मतलब क्या होता है। तो घरेलू सीमा में मानिए अगर कोई आपका विदेश में दूतावास है, ठीक है, विदेशों में दूतावास है, दूतावास, सैन्य अड्डे, ठीक है, औद्योगिक इकाइयां, मानिए आपका जो, अगर आप कोई है विदेशी में, ठीक है, कि विदेश का जो है, विदेश में आपका जो औद्योगिक इकाई है, वो भी मान लीजिए कि अगर कोई औद्योगिक इकाई है, तो ये तो खैर इसी में आ जाता है। तो ये विदेशों में दूतावास, सैन्य अड्डे और भी जो जहाज जाते हैं, पानी का जहाज, मानिए आपका कोई जहाज है, समुद्र में है, तो इस तरह के चीज जो होते हैं, ये जो भी उत्पादक इकाइयां होती है, ये घरेलू सीमा के अंदर आते हैं, चाहे वो विदेशों में भी हो। इसी तरह से अब इंडिया में मानिए कि नई दिल्ली में अगर फ्रांस का दूतावास है, यूएसए का है, या फिर और भी जर्मनी, जापान, चाइना, इस सब का है, उसके बाद डब्ल्यूएचओ का ऑफिस है, या फिर वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है, ये सब जो है ये भारत की घरेलू सीमा से बाहर माना जाएगा। जैसे एक चर्चित केस है कि आप देखते होंगे, एक दो बार वो जूलियन असांजे वाला जो एक केस आया था कि किसी देश के जो है दूतावास में चला जाता है, तो उसी देश में पर्टिकुलर उस दूसरे देश के दूतावास में उस देश का सैनिक नहीं जा पाता है। तो ये होता है कि वो उसका घरेलू सीमा नहीं है, बल्कि वो उस देश के कानून के अनुसार लागू होगा। तो इसीलिए दूतावास के संदर्भ में ये चीज है। तो यहाँ आप समझ जाइएगा कि घरेलू सीमा में जो भी विदेश से भारत में विदेशी दूतावास है वो शामिल नहीं होंगे, और जो विदेशों में भारत के दूतावास हैं तो वो शामिल होंगे। तो यहाँ तो हम लोग देख लिए कि एक वित्तीय वर्ष में जो जीडीपी का क्या मतलब होता है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से मानिए कि जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आ गया कि मतलब आपके देश का क्या उत्पाद है। कई बार होता है कि राष्ट्रीय, तो यहाँ जो होता है हम लोग जीडीपी में जब, ठीक है, जीडीपी में माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है। तो देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले जो वहां था निवासी और गैर निवासी, तो यहाँ हम लोग एक चीज रखेंगे,
नागरिक, ठीक है, नागरिकों द्वारा, मतलब किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश के नागरिकों द्वारा घरेलू सीमा के अंदर या बाहर, यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो वो घरेलू सीमा था और यहाँ हो गया घरेलू सीमा के अंदर या बाहर, ठीक है, सीमा के अंदर या बाहर, ठीक है, जहां भी हो, ठीक है, किसी भी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जो है ये जीएनपी कहा जाता है, ठीक है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो आप सोचिए कोई भारतीय जो है विदेशों में रहकर धन भेज रहा है, जैसे कि आप देखते होंगे धन प्रेषण के मामले में भारत प्रथम है, तो वो जो है जीएनपी में ऐड होगा। तो उसी तरह से अगर भारत में रहकर कोई विदेशी कंपनी या कोई विदेशी व्यक्ति कमाकर देश भेज रहा है अपना, तो वो जो है वो माइनस हो जाएगा जीडीपी में। तो इसी का जो माइनस होगा वो क्या होगा, जीएनपी होगा, ठीक है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आप ये याद रखिएगा कि अब अगर पूछे कि जीएनपी क्या होता है, तो हमको ऐसे याद रखना है, किसी भी देश के नागरिकों द्वारा, ठीक है, घरेलू सीमा के अंदर या बाहर, यहाँ घरेलू सीमा के अंदर या बाहर, ठीक है, उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग जीएनपी कहते हैं। तो यहाँ है कि नागरिक होगा और जो भी आपका विदेशी आपके देश में कमाया है आप दे दीजिएगा, और जो आप विदेश से कमाए हैं उसको लेके चले आइएगा, तो ये आपका जीएनपी निकल जाएगा। इसीलिए आप सोचिए कि किसी देश में बहुत सारा विदेशी इकाई है, वहां का देश का कुछ मतलब और बहुत सारा रिसोर्सेज लेके ही चला जाता है लाभ। तो अगर जीडीपी से देखेंगे तो लगेगा कि देश तो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन वही जीएनपी के माध्यम से देखेंगे तो पता चलेगा कि इस देश के लोगों का एक्चुअल जो है क्या है, राष्ट्रीय उत्पाद क्या है उसका प्रोडक्ट, या साल भर में वो कितना पैसा उत्पादित करता है, या कितना जो है वस्तु और सेवा का असली उत्पादन कर रहा है जिससे कि पैसा हो। तो जीएनपी के माध्यम से ही असली रूप से पता चलता है या एक्चुअल में पता चलता है कौन सा देश तरक्की कर रहा है और कौन सा देश अभी नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, या घाटे में चल रहा है। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक और भी जो संस्थान है WTO जीएनपी को जीडीपी के मुकाबले ज्यादा तहरीज देते हैं। तो यहाँ दो चीज आप याद रखिएगा कि इसमें नागरिक है जीएनपी में, यहाँ नागरिक और गैर नागरिक दोनों है। ये घरेलू सीमा के अंदर जीडीपी में है और ये घरेलू सीमा के अंदर या बाहर है। और एक सिंपल ट्रिक रखिएगा कि आपको जीडीपी में जो विदेशी आपसे कमा के ले गया आपके देश से उसको घटा देना है, और जो आप लाए हैं कमा के उसको जोड़ देना है। तो यही जीडीपी और जीएनपी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप सोचिए कि सिंपल तरीके से कि आप एक कोई भी कंपनी एज्यूम करिए कि आप मानिए कि एक आयरन फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, मानिए कि टाटा स्टील को ही लेते हैं। टाटा स्टील में जो है कार उत्पादन का काम चल रहा है, ठीक है, कार उत्पादन का काम चल रहा है। वहां पे एक मशीन आया, ठीक है, एक मशीन आया कि चलो इस कार उत्पादन में ये मशीन काम करेगा, और ये मशीन का जो है कीमत है 200 करोड़ रुपए, ठीक है, 200 करोड़ रुपए कीमत है। और इस मशीन का जो है जीवन अवधि जो है, मतलब एक लाइफ पीरियड होता है सबका, वो है 10 साल, ठीक है, 10 साल है। तो आप सोचिए कि 10 साल के बाद तो ये मशीन बेकार हो जाएगा, तो यानी 200 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं 10 साल में ह्रास हो जाएगा। तो इसी ह्रास को जब हम लोग करते हैं, इसमें घटाते हैं, तो एनडीपी निकलता है। तो मानिए 20 करोड़ रुपया हर साल इस मशीन का वैल्यूएशन कम रहा है, ठीक है। तो यही मूल्य कटौती या ह्रास कहा जाता है कि 20 करोड़ रुपया हर साल कम रहा है इस मशीन का। तो देखिएगा कि 10 साल में ये मशीन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो है मूल्य कटौती, या मानिए कोई चीज है उसको बना के रख दिया गया है, कोई प्रोडक्ट है, और वो जो है प्रोडक्ट आगे उसका साल दर साल मूल्य गिरता जा रहा है, तो क्या होगा, ये मूल्य कटौती होगा, और ये कोई भी मशीन, कोई भी सामान या किसी भी चीज का जो ह्रास होगा उसको हम जीडीपी में जब घटा देते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलकर सामने आता है, ठीक है। उसी तरह से अब हम लोग
एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट पे बात करेंगे। तो ह्रास का तो हम आपको समझा ही दिए। और सोचिए कि नेट नेशनल प्रोडक्ट किसी भी चीज को अगर बेच के उसमें लगा दिया जाता है तो वो स्थिर पूंजी का उपयोग हम लोग करते हैं। मानिए कोई कंपनी बेच के या विनिवेश के माध्यम से या अन्य चीजों से, कि आपके पास जो संपत्ति है उसका ह्रास हो रहा है या आपके पास जो एक पूंजी बची हुई है उसका आप लोग उपयोग कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज का कमी हमारे पास हो रहा है। तो जो जीएनपी में हम, ठीक है, जीएनपी में जब ह्रास को घटा देते हैं और स्थिर पूंजी के उपयोग को घटा देते हैं तो हमको एनएनपी निकल जाता है। तो यहाँ दो चीज आप ध्यान रखिएगा कि जीएनपी में जब ह्रास को घटाएंगे तो एनएनपी निकलेगा और जीडीपी में जब मूल्य कटौती और ह्रास को घटाएंगे तो एनडीपी निकलेगा। तो एनडीपी, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी के संदर्भ में आपको मेरे ख्याल से अच्छी समझ हो गई होगी। और यही जब आपको प्रति व्यक्ति आय कहेगा कि प्रति व्यक्ति आय निकालिए, तो प्रति व्यक्ति आय के लिए आप अभी याद रख लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू एनएनपी बटा कुल जनसंख्या। तो इससे जो निकल के आएगा उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, एनएनपी माइनस कुल जनसंख्या, सॉरी बटा कुल जनसंख्या। तो एनएनपी में से कुल जनसंख्या को जब भाग देंगे तो ये हमको पर कैपिटा इनकम निकल आएगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा तीन चीज और देखेंगे, आय विधि, व्यय विधि और जो एक ये उत्पादन विधि है, इन तीनों पे गौर करेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। तो आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय मापने की विधियां। तो मूलतः तीन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय मापा जाता है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, तो प्रोडक्शन मेथड का होता है किसी एक वित्तीय वर्ष में समस्त वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है किसी देश के द्वारा, उसको जो हम लोग आकलन करते हैं उत्पादित वस्तुओं के एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, उसी को हम लोग कहते हैं उत्पादन विधि। तो सबसे पहले देखिए किस किस क्षेत्र में, कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन एवं उद्योग क्षेत्र में कुछ न कुछ वस्तु का उत्पादन होगा। तो इन्हीं वस्तुओं का जब हम मौद्रिक मूल्य निकालेंगे तो इसको हम लोग उत्पादन विधि कहते हैं। कि उत्पादन विधि के अंतर्गत जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसका हम लोग मौद्रिक मूल्य निकालते हैं और उसके माध्यम से राष्ट्रीय आय निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ कुछ सावधानी का जरूरत होता है, यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि जितने भी वस्तुओं को हम लेते हैं एक वित्तीय वर्ष में, तो पुरानी वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। मानिए अभी 2022 चल रहा है और 2020-21 का कुछ स्टॉक बचा हुआ है कोई उद्योग में या कोई कृषि क्षेत्र में, तो हम क्या करते हैं उसको दोबारा गिनते नहीं है, बल्कि वो पिछला होता है। अगर उस वस्तु का क्रय विक्रय हो रहा है तो उस वस्तु को हम 2022 के उत्पादन विधि के आकलन में नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे जो पहले। उसके बाद मध्यवर्ती वस्तुएं, मानिए कि कोई कंपनी जो है ब्रेड बनाता है तो वो कहीं ना कहीं गेहूं, जौ, ये सब चीज खरीदेगा, फिर मैदा खरीदेगा, चीनी खरीदेगा। तो हम लोग उसका अलग अलग मध्यवर्ती चीजों का नहीं करेंगे, बल्कि एक बार ही ब्रेड का जो मूल्य होगा उसको निकालेंगे। इसी तरह से किसी कपड़े के लिए अलग अलग चीजें, जैसे धागा अलग से आया, कपड़ा अलग से आया, सिलाई का कॉस्ट अलग से आया, तो वो सब नहीं जोड़ के डायरेक्ट एक जो है पर्टिकुलर कपड़ा, शर्ट या उसी का जोड़ते हैं कि पूरा तरह से मध्यवर्ती वस्तु का निषेध करते हैं। उसके बाद अगर कोई घरेलू कार्य करता है या स्वयं उपयोग का कार्य करता है तो उसको भी उत्पादन विधि के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, क्योंकि इससे जो है इसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं मिलता, इसका कोई जो है ये नहीं होता है कि राष्ट्रीय आय में जुड़ जाएगा कि आप आज घर में काम किए तो आपको इतना सैलरी दिया गया और उस सैलरी से आप जो है कुछ खरीद रहे हैं। तो ये तीन चीज ध्यान रखिएगा कि इन तीनों चीजों को इसमें नहीं शामिल किया जाता है। और जो उस वित्तीय वर्ष के दौरान, जिस वर्ष का हम उत्पादन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय मापने का प्रयास कर रहे हैं, तो जिस वित्तीय वर्ष में ये हुआ है
उसी को हम लोग उसी के अंतर्गत जितनी वस्तुओं का उत्पादन होगा तो उसी को हम लोग उत्पादन विधि के अंतर्गत आय अपने नापने का प्रयास करेंगे, ना कि पिछली वस्तुओं का। उसके बाद हो गया आय विधि। तो आय विधि का यहां से समझिए कि परिवहन क्षेत्र में, प्रशासन क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में जो सेवा प्रदाता करेगा या जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसी को कुछ ना कुछ आय मिलेगा। तो वो आय जब मिलेगा तो वो क्या होगा कि उसी को हम लोग नॉर्मली इनकम व्यवस्था करते हैं कि इनकम मेथड या इनकम विधि करते हैं जिससे आपका इनकम हो। तो जो इनकम होगा वो राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। तो कितना किस क्षेत्र में इनकम हुआ उसको जोड़ के हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी कुछ है जैसे हस्तांतरित आय जो कि हस्तांतरण किए जाते हैं उनको हम लोग आय विधि के अंतर्गत नहीं रखते, जैसे वृद्धावस्था, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, इन सब चीजों को हस्तांतरीय आय कहा जाता है, हस्तांतरीय आय। और इसीलिए इसको आय विधि के इनकम में शामिल नहीं किया जाता। मानिए कोई चोरी हो गया, चोरी कर लिया, कोई सट्टेबाजी कर लिया, जुआ से धन ले आया, लॉटरी से प्राप्त धन, तो इन सब चीजों को शामिल नहीं किया जाता है। और इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय में किसको शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन विधि, आय विधि में कौन सी चीजों को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये 4-5 चीजें जो है आप लोग अच्छे से याद रखिए। उसके बाद ये वाला भी याद रख दीजिएगा, मध्यवर्ती वस्तु, पुरानी वस्तुओं, गृहस्थ कार्य एवं इसको शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से इस दोनों जगह से आता है। एक्चुअल में हम लोग का पूरा पॉइंट ऑफ फोकस जो रहता है वो यही रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो अगर इन दोनों चीजों को आप समझ जाइएगा कि किस किस क्षेत्रों को उत्पादन विधि और आय विधि में नहीं शामिल किया जाता है तो आपका इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप भी यही प्रयास कीजिए कि इन चीजों को अच्छे से याद करें। तो उत्पादन विधि हो गया, आय विधि हो गया। अब हम लोग व्यय विधि पर देखते हैं। तो मानिए किसी को इनकम हो रहा है 100 रुपया, तो वो या तो 100 रुपया में से कुछ 80 खर्च कर देगा, 20 बचत करेगा। तो इन दोनों का जो हम लोग योग करते हैं उसी को हम लोग व्यय विधि के अंतर्गत रखते हैं। व्यय विधि में आप कितना यूज किए कि कितना पैसा आपको जो मिला उसका कितना उपयोग किया और कितना बचत किए, तो इसी का लेखा जोखा को हम लोग व्यय विधि के अंतर्गत रखते हैं। और ये तीनों विधियां ही राष्ट्रीय आय के आकलन में प्रयोग की जाती है। उम्मीद है कि आप लोग उत्पादन, आय विधि, व्यय विधि को समझ गए होंगे। यहाँ हम अब जो है इस चैप्टर को खत्म करने से पहले कुछ चीजें जो है आपको बता देते हैं कि ये आप लोग रैंकिंग याद रखिएगा कि नॉर्मल जब जीडीपी वाइज जो है वन लेवल कंट्री का देखा जाता है, जीडीपी वाइज, जीडीपी के हिसाब से जो है, जीडीपी के हिसाब से देशों का क्रम, ठीक है, से देश का क्रम जब देखा जाता है, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है, कि मतलब नॉर्मल वैल्यू में कोई अति नहीं है, तो वो हो जाता है यूएसए, ठीक है, अमेरिका, चाइना, ठीक है, उसके बाद जापान, जर्मनी और फिर यूके और अपना इंडिया, ठीक है। तो इंडिया छठा रैंक पे है और यूएसए पहला रैंक पे है। जब नॉर्मल जीडीपी के हिसाब से किसी भी देश का, वर्ल्ड के देशों का क्रम देखा जाता है जीडीपी के हिसाब से, तो सबसे पहला यूएसए, फिर चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी, फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, और ये जो है इंडिया, ठीक है। तो ये हम देख लिए इंडिया कितने रैंकिंग पे है, 6 रैंकिंग पे है। तो इसी में एक पीपीपी, ठीक है, परचेजिंग पावर जो होता है उसके आधार पे भी आपके अर्थव्यवस्था का या आपका जो जीडीपी का है, विश्व में खरीदने की ताकत क्या है, परचेजिंग पावर क्या है, आपका मार्केट कितना बड़ा है, इस आधार पे जब वर्तमान में जीडीपी का आकलन करते हैं तो चीन सबसे बड़ा देश उभर कर सामने आता है। तो वहीं दूसरे स्थान पर यूएसए आता है, ठीक है, और तीसरे स्थान पे इंडिया आता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि पीपीपी के आधार पे चाइना और नॉर्मल हिसाब से यूएसए है टॉप पे, ठीक है, जीडीपी के बेसिस पे, और उसके बाद जो है इंडिया तीसरे नंबर पर है पीपीपी के आधार पे, और यहाँ जो है इंडिया
छठे आधार पर है, छठे जगह पर है, ठीक है यहाँ। तो ये चीज आप याद रखिएगा, इसको बराबर जो है अपडेट करते रहिएगा अगर कुछ चेंज होता है तो। इस तरह से अभी जो है हम लोग राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर जो पूरा था उसको खत्म किए हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर लगा होगा, क्योंकि उसमें जो एग्जाम के लिए जरूरी चीजें थे उनका समावेश किया गया और बेहतर से बेहतर ढंग से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा, और आगे जो है हम और भी जो इकोनॉमिक्स के बचे हुए चैप्टर है उसको लेके आएंगे। बाकी आप लोगों के द्वारा जो चैनल को सपोर्ट किया जा रहा है उसके लिए थैंक्स, और आप लोग और ज्यादा हमको सपोर्ट करिए और ज्यादा प्यार दीजिए, ताकि हम और अच्छे से आपके लिए कंटेंट, खासकर एग्जाम ओरिएंटेड जो आजकल का एग्जाम है उसके ओरिएंटेड कंटेंट आप लोगों के सामने ला सके। उसके अलावा जो है आपका जो भी क्वेरी होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, या आप किसी योजना पे चाहते होंगे, किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे चाहते होंगे, कोई पर्टिकुलर टर्म पे चाहते होंगे, तो जो भी नॉलेज चाहते होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम जो है राष्ट्रीय आय का चैप्टर यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया, जय हिंद।